नमस्कार। न्यूज इंडिया 24/7 के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। एक ऐसा शख्स जिसे मंत्री पद की शपथ की चिट्ठी मिले और वो राष्ट्रपति भवन से लौट आए। एक ऐसा शख्स जो हिंदुस्तान के उदारीकरण की जो नई नीति आई, आर्थिक जो हमारी तेजी आई, उसकी नींव का पत्थर बन जाए और चुपचाप उसकी नींव को मजबूत कर दे। एक ऐसा शख्स जो एक मुख्यमंत्री को कहे अफसर के तौर पर कि मैं तो फिर भी मुख्यमंत्री बन सकता हूँ, लेकिन तुम कभी अफसर नहीं बन सकते। हमेशा चुनौतियाँ लेने वाला, चैलेंज को स्वीकार करने वाला और रास्ते को अपने तरीके से बनाने वाले, हिंदुस्तान की विदेश नीति और वित्त नीति, आर्थिक नीति पर सबसे मजबूत पकड़ रखने वाले पूर्व वित्त मंत्री और विदेश मंत्री रहे यशवंत सिन्हा साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। सिन्हा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय आज जब हम लोग बात कर रहे हैं, दिल्ली में तीन विदेश मंत्री अलग अलग देशों के यहाँ पर आए हुए हैं। रूस और यूक्रेन का जो जंग है वो चल रही है, पाकिस्तान में जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन चल रहा है, बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्तों पर चर्चा हो रही है। आपने विदेश नीति को देखा है और हिंदुस्तान की विदेश नीति में आपने बहुत सारे महत्वपूर्ण फैसले किए। आप कैसे देख रहे हैं, आज हम कहाँ खड़े हुए हैं? आज हम एक जो अंग्रेजी में शब्द हैं स्वीट स्पॉट, तो हम स्वीट स्पॉट में खड़े हैं और ये देश के लिए बड़े सम्मान का विषय है कि आज भारत की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत है और दुनिया के देश भारत से मित्रता चाहते हैं। और दुनिया में अगर कोई घटना घटती है, खास करके जो शत्रुता होती है या युद्ध होता है, उसमें खास तौर पर वो चाहते हैं कि भारत अपनी भूमिका निभाए। तो इसलिए मुझे आश्चर्य नहीं हुआ जब आपने कहा कि 3 देशों के विदेश मंत्री आज हिंदुस्तान आए हुए हैं और भारत सरकार के लोगों के साथ मिलकर चर्चा कर रहे हैं, खास करके रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है उसके बारे में। जी, तो रूस और यूक्रेन को लेकर आप कैसे देख रहे हैं? क्या भारत उसमें कोई मीडिएटर की भूमिका निभा सकता है, या भारत की जो भूमिका रही, अभी हमने देखा UNGC जिस तरह से हुआ, यूनाइटेड नेशंस की काउंसिल में हमने एब्सटेन किया, क्या हमें यूक्रेन के साथ खड़ा होना चाहिए? क्या हम रूस की पुरानी दोस्ती को याद रखकर उसको साथ रखें और जो तमाम हमारे पैरामीटर्स हैं सोशल सिस्टम के, डिप्लोमेटिक सिस्टम के, उससे अलग रहें? देखिए, ऐसा है, मैं जब ये युद्ध शुरू हुआ उसके तत्काल बाद से मैंने ये कहना शुरू किया कि भारत के लिए जो परिस्थितियां वो क्या हैं। रूस हमारा सबसे नज़दीकी और परंपरागत मित्र रहा है वर्षों से। जी, इसीलिए जी हाँ, तो इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि रूस ने अगर गलत भी किया हो, मैं मानता हूँ कि रूस ने गलत किया, तो हम वो मित्रता समाप्त कर दें, वर्षों की, दशकों की मित्रता समाप्त कर दें। लेकिन रूस ने गलत कैसे किया कि एक यूक्रेन बगल में एक छोटा देश है, उसके ऊपर उसने आक्रमण कर दिया। मैंने जिसको कहते हैं सैनिक अपने भेज दिए और आक्रमण कर दिया, तबाही हो गई, बर्बादी हो गई और महीने भर से ऊपर ये युद्ध चल रहा है। 37 दिन हो गए, 36 दिन हो गए। तो दोनों देशों के मित्र के नाते भारत की क्या भूमिका बननी चाहिए थी? यही मैं डे 1 से कह रहा हूं कि भारत की भूमिका होनी चाहिए थी मध्यस्थ की। अगर मुझे कोई लेना देना होता आज की विदेश नीति से, तो मैं तत्काल युद्ध शुरू होने के आपका लेना देना है, आप हिंदुस्तानी भी हैं और हिंदुस्तान के एक बहुत मजबूत स्तंभ नहीं, हैं। एक नागरिक हैं, उसके नाते आपसे कह रहे हैं जी, कि भारत को तत्काल अपने विदेश मंत्री को मॉस्को भेजना चाहिए था, कीव भेजना चाहिए था, दोनों देशों से बातचीत करनी चाहिए थी और एक फॉर्मूला ढूंढना चाहिए था कि हम इस शत्रुता को, इस युद्ध को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। अभी आप देखिए कि इजराइल वो भूमिका निभा रहा है। जी, इजराइल का स्टेटस क्या है? इजराइल को लोग पश्चिमी देशों का साथी संगी मानते हैं, रिप्रेजेंटेटिव की तौर पर देखते हैं, साथी संग। भारत को नहीं मानते हैं। भारत कहीं ज़्यादा न्यूट्रल रहा है इजराइल के, लेकिन बातचीत इजराइल में हो रही है।
तो ये भूमिका भारत को निभानी चाहिए थी। दुनिया के कुछ और देश भारत के साथ आते तो उनको भी भारत को साथ लेना चाहिए था। जैसे फ्रांस है, हाँ, हमारे बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं फ्रांस के साथ। तो हम फ्रांस के साथ मिलके, इजराइल के साथ मिलके और दुनिया के देश हैं उनके साथ मिलके दोनों देशों के ऊपर दबाव बना सकते थे, और विशेषकर रूस के ऊपर, कि भाई ये जो मिलिट्री एक्शन है, फौज आपने जो भेज दी दूसरे मुल्क में, उसको रोको और बातचीत से इसको निपटाइए, कोई सोल्यूशन निकालिए। और मुझे लगता है कि मसला इतना गंभीर था, लेकिन इतना मुश्किल नहीं था जिसमें कि नहीं निकल सकता था। और आप देखिए, कभी जब यूक्रेन के ऊपर दबाव पड़ा तो यूक्रेन के राष्ट्रपति साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई हम नहीं जाएंगे नेटो में जी, हम न्यूट्रल रहेंगे, वो बातचीत करने को तैयार हैं। तो ये सब बातचीत पहले से करके और रास्ता निकल सकता था। इसमें भारत को जो भूमिका निभानी चाहिए थी शुरू से अभी तक वो नहीं निभाई, लेकिन फिर भी दुनिया के देश भारत की ओर देख रहे हैं। सर, जैसे मुझे जानकारी मिली, आपको भी होगी, कि भारत के हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब से और जेलेंस्की से भी, दोनों से बातचीत की है। लेकिन मैं इसमें एक चीज़, आपने जो कहा कि मित्र देश है रूस, तो मित्रता का कर्तव्य जैसे आप ही सिखाते रहे हैं कि मित्र का कर्तव्य उसको सही रास्ते पे लाना भी होता है। कड़वी बात भी कहनी पड़े तो कहनी चाहिए। क्या हम इस भूमिका को भी निभा सकते? बिल्कुल निभा सकते थे। और मैंने कहा इस बात को एक ट्वीट में कि अगर हमारा परंपरागत मित्र देश है रूस, तो एक दोस्त के नाते हमारा ये हक बनता है कि हम उसको कहें कि देखो मित्र, यहाँ तुम गलत हो। ये हम कह सकते तो क्या वजह क्या रही, आपको क्या वजह लगी? नहीं, हमें लगता है कि जैसे बार बार आपने कहा, हम यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में, जनरल असेंबली में एब्सटेन कर गए वोट से जी। तो मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि ठीक है, विदेश नीति में हर मुल्क अपना राष्ट्र हित देखता है, उससे कोई एतराज़ नहीं कर सकता है। लेकिन साथ ही साथ कभी कभी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जिसमें नैतिकता को हम पूरी तरह से तिलांजलि नहीं दे सकते हैं, नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते हैं। इसलिए नैतिकता का तकाजा था इसमें कि हम हस्तक्षेप करें और दोनों देशों के बीच में ये जो मिलिट्री एक्शन हो रहा है उसको समाप्त कर। क्या इसकी वजह ये तो नहीं लगती, आप समझा सकते हैं, मैं इतना विदेश नीति नहीं समझता, कि अमेरिका और रूस दोनों के साथ हमारे जो संबंध हैं वो बेहतर संबंध हैं, वो भी कोई कारण बनता है? नहीं, कारण बनता है तो गलत कारण बनता है, ये कारण नहीं बनना चाहिए। जैसा मैंने आपसे कहा कि अगर दोनों तरफ हमारे मित्र देश हैं तब तो हमारे लिए काम बहुत आसान होना चाहिए। मित्र देशों से बातचीत करके कोई रास्ता निकालना, ये काम आसान होना चाहिए। और आपको याद होगा कि शुरू के दिनों में जब हम स्वतंत्र हुए थे तो भारत ये भूमिका निभाता था ना जी। भारत पर सब लोग विश्वास करते थे, भारत की बात की एक महत्व था, यूनाइटेड नेशंस हो या उसके बाहर हो। और आज भी भारत की बात का स्ट्रॉन्ग कंट्री, हम आज़ादी के वक्त से अब ज़्यादा मजबूत हैं और ज़्यादा देश हमारे साथ खड़े दिखाई देते हैं, जैसे आपने भी जिक्र किया। इसीलिए ये भूमिका भारत सबसे, आज अगर दुनिया में हम नज़र दौड़ाएं तो सारे देशों में भारत ही एक ऐसा देश है जो ये भूमिका निभा सकता है। अभी विदेश मंत्री जी दिल्ली में है रूस के, तो आपको लगता है कि किस तरह की बातचीत होनी चाहिए या क्या कहा जाना चाहिए? नहीं, कहा जाना वही मैं जो कह रहा हूँ, मतलब 37 दिन बाद भी हम वहीं पर उस रुख पर रहना चाहिए। 36 दिन बाद भी जो मसला और गंभीर हो गया विजय जी, वो क्या हुआ कि 36 दिन के बाद भी यूक्रेन की तबाही बर्बादी हो रही है, मिलिट्री एक्शन हो रहा है। तो उसको रोकना चाहिए ना। इसलिए तुरंत सीज फायर हो, तुरंत बातचीत के टेबल पर लोग आएँ और बैठ के बातचीत से एक सोल्यूशन निकाला जाए। सर, एक और विदेश नीति का हमारा महत्वपूर्ण मसला होता है पाकिस्तान। हमारी विदेश नीति मोटे तौर पर पाकिस्तान से ही जुड़ी रहती है, क्योंकि एक तो हमारा सबसे पड़ोसी देश है और हमारे रिश्तों को लेकर भी आज पाकिस्तान जो है बहुत ही उसमें चल रहा है, उसकी सियासत जो है बिल्कुल डगमगाई हुई है। प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है जो 3 तारीख को वोटिंग होने वाली है। इसमें भारत की क्या भूमिका हो सकती है और आप पाकिस्तान की राजनीतिक स्थिति को कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं एक बात आपसे कहूँगा
कि विदेश नीति देशों की होती है, मुल्कों की होती है। तो एक पाकिस्तान की विदेश नीति है, एक भारत की विदेश नीति है। मैं इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं कि विदेश नीति व्यक्तिगत होती है। जी, यशवंत सिन्हा की, अटल बिहारी वाजपेयी की देश की होती है, वो देश की विदेश नीति होती है। इसलिए इमरान खान की विदेश नीति से हमको कोई मतलब नहीं है, मोदी जी के विदेश नीति से हमको कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब है पाकिस्तान की विदेश नीति से और भारत की विदेश नीति से। अब इस अगर संदर्भ में हम देखें भारत और पाक के संबंधों को, तो पाकिस्तान में जितने शासक अभी तक आए हैं, जितने रूलर, चाहे वो मिलिट्री शासक रहे हों, चाहे प्रजातांत्रिक रहे हों, जैसे भी इलेक्शन होता है वहाँ पर, उनका रुख और रवैया भारत के प्रति बहुत अच्छा नहीं रहा है। कई बार बातचीत हुई अटल जी की सरकार में, जब मैं विदेश मंत्री था, तो उसमें बहुत बड़ी पहल की गई, बहुत महत्वपूर्ण बातचीत और बहुत बड़ी पहल की गई। यूपीए ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया, लेकिन वो कहीं पहुंचा नहीं। और यही ट्रेजेडी है भारत पाकिस्तान के संबंधों की, कि बातचीत शुरू होती कहीं पहुंचती नहीं है। जैसा मैंने एक बार कहा था कि इट बिकम्स अ डायलॉग ऑफ द डेफ। वो अपनी बात कर रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं, और ना सुनने वो वाला हमको कोई सुन रहे हैं, ना हम उनको सुन रहे हैं। तो इसलिए पाकिस्तान में एक बार फिर आंतरिक भूचाल आया हुआ है। वहाँ का जो प्रजातंत्र है, जैसा भी है, लंगड़ा लूला सो कॉल्ड, वो टेस्ट पर है, उसकी परीक्षा हो रही है। इमरान खान का जाना लगभग तय है और ऐसा लगता है कि शहबाज शरीफ वहाँ पर दूसरे प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग नवाज शरीफ जो थे, उनके बड़े भाई थे, वो प्रधानमंत्री थे 3-3 बार, उनके साथ हम देख, तो उनके साथ तो हमने बहुत डायलॉग भी किया, डायलॉग भी बहुत किया, लेकिन रिश्तों में कोई सुधार नहीं हुआ ना। इसलिए नहीं आया कि पाकिस्तान की एक सच्चाई है, और वो है पाकिस्तान की फौज। पाकिस्तान की फौज नहीं चाहेगी तो कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी कुछ खास नहीं कर पाएगा। नहीं, हमारी चिंता इसलिए रहती है क्योंकि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, आप उसे आंतरिक मामला नहीं कह सकते, उसका असर भारत पे सीधा सीधा दिखाई देता है। खासतौर से यदि हमारे बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं या टेररिज्म है, उसको लेकर भी, और एक जो विशियस कैंपेन अगेंस्ट इंडिया चलता है, तो क्या आपको लग रहा है कि शहबाज आ जाएंगे? उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब मुझे पाकिस्तान और कई बार जाने का मौका मिला, तो मैंने एक दिन वहाँ के उनके टेक्स्ट बुक्स देखे, जो उनके बच्चे पढ़ते हैं, 7, 8, 10 साल के बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में। उसमें उन्होंने भारत को कहा है कि शत्रु देश है, दुश्मन देश है, उसको हमको फिक्स करना हमारी पॉलिसी का सबसे बड़ा प्रायोरिटी है। तो अगर उस समय से जब बच्चों का चरित्र फॉर्म हो रहा है, आइडियाज़ फॉर्म हो रहे हैं, उस समय से आप भारत के बारे में इस तरह का प्रचार करते हैं, तो उस देश से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? आपको वो भी वाकया याद होगा कि एक दफ़ा मुशर्रफ जब वहाँ शासक थे और वो श्रीलंका गए, वापस लौट रहे थे, तो वहाँ पर कू हो गया। वो हवाई जहाज की घटना होती है, याद है ना जी? तो मुशर्रफ ने अपनी जीवनी में क्या लिखा है? मुशर्रफ ने लिखा कि लोगों ने सजेस्ट किया कि तेल खत्म हो रहा है, हिंदुस्तान में उतर, और उसने कहा कि नहीं, हिंदुस्तान हमारा दुश्मन देश है, हम नहीं उतरेंगे हिंदुस्तान में, प्लेन क्रैश कर जाए तो कर जाए। फाइनली वो लास्ट मिनट पे। हाँ, तो ये वहाँ के शासकों का, वहाँ के लोगों का एक है एटीट्यूड, जो कि वहाँ की फौज के द्वारा बनाया गया है, जो गलत है। सर, कुछ एक्सट्रीम हो सकता है ये सवाल, मेरे को समझ में आई। पाकिस्तान की बात हुई, और भारत जो है हमेशा जो विस्तारवादी नीति है उसके खिलाफ है, जैसे चाइना को लेकर भी। लेकिन हमने 1971 का वॉर देखा, जिसमें बांग्लादेश अलग हो गया और वो बन गया। अभी रूस और यूक्रेन का हो रहा है। मुझे मोटे तौर पे ये समझाइए कि ताकतवर देश बनने का पहला सबूत एक्सपेंसिव होना है, विस्तारवादी नीति को में शामिल होना है, या आप सारी नैतिकता लगाकर अच्छा सा सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन के सिन्हा साहब बैठे रहें और लोग आपको कमज़ोर समझते रहें? देखिए, मुझे लगता है कि हमें अपने इतिहास में जाना चाहिए जी। इतिहास में हम जाएंगे तो देखेंगे कि हमारी सभ्यता और संस्कृति इस तरह की रही है कि हमने कभी किसी दूसरे देश के ऊपर आक्रमण नहीं किया। ताकत रही, फौज रही हमारे पास, दूसरे आसपास के देशों के मुकाबले हम कहीं ज़्यादा मजबूत रहे,
आज आर्थिक दृष्टिकोण से भी हम कहीं ज़्यादा मजबूत हैं, लेकिन हमने किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया। कोई आक्रमण करता है, हमारे खिलाफ कुछ कहता है, तो हम उसका जरूर मुकाबला करते हैं। और मुझे याद है कि जब मैं विदेश मंत्री था और सार्क देशों के साथ बैठक होती थी, तो मैं आसपास जो पड़ोसी हमारे देश थे उनसे मैं कहता था कि भाई हम सब कुछ आपके लिए करने को तैयार हैं। आज हमारी क्षमता है कि हम हर क्षेत्र में लगभग आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन आपसे मेरा एक ही आग्रह है, एक ही गुजारिश है, वो ये है कि आप हमारे यहाँ हिंसा मत फैलाइए, हमें मत छेड़िए। हाँ, हमें मत छेड़िए। तो ये लोगों ने कुछ देशों ने माना, कुछ देशों ने नहीं माना, और जिस देश ने नहीं माना, कभी नहीं माना, वो पाकिस्तान है। सर, आपका जो दूसरा मजबूत फोटे है वो है वित्त मंत्रालय। आप उसमें वित्त मंत्री रहे, आपने चंद्रशेखर जी के साथ भी किया, वाजपेयी जी के साथ भी किया। आज जो देश है आर्थिक स्तर पर बहुत डेवलप हुआ है, लेकिन और आर्थिक उदारीकरण की नीतियों के आगे बढ़ते हुए कोई भी सरकार आई उस पिछले 20 साल में, 25 साल में, तो उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। 30 साल में समझ लीजिए, 91 से भी हम जोड़ लें तो देश बहुत बड़ा आर्थिक है, लेकिन जो गरीब आदमी है वो तो और गरीब होता गया। हम लोग देख रहे हैं कि आपके जितने मित्र हैं वो बिलियनर्स जो हैं वो और बड़े बिलियनर्स हो गए, नंबर ऑफ बिलियनर्स भी बढ़ गए हैं और नंबर ऑफ बीपीएल भी बढ़ गए हैं। तो ये आर्थिक उदारीकरण का फ़ायदा है, नुकसान है? ये एक बहुत बड़ा खतरा है आर्थिक उदारीकरण का, और हर सरकार को इसको ध्यान में रखना चाहिए। दो तरह की बातें हैं। नंबर एक ये है, जैसा आपने कहा कि असमानता बढ़ेगी, शायद गरीब और पीछे छूटेगा और अमीर आगे बढ़ेगा। और दूसरा जो है वो ये है कि शहरी क्षेत्र आगे बढ़ेंगे और ग्रामीण क्षेत्र पीछे हटेंगे। अटल जी की सरकार में हम लोगों को ये पता था कि ऐसा हो सकता है उदारीकरण के दौर में, और इसलिए ग्रामीण विकास के लिए हम लोगों ने बहुत कदम उठाए। मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात का मुझे संतोष है कि हम लोगों ने बजट आफ्टर बजट में ग्रामीण क्षेत्र में विकास हो इसके लिए कदम, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, ग्रामीण सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अब एक सड़क में अपने निर्वाचन क्षेत्र में देखता था कि एक श्रृंखला है गांव की, उसमें सड़क बन गई, अच्छी पक्की सड़क, उस पर ट्रक चलने लगा, उसमें बसें चलने लगी, लोग चलने लगे। तो अचानक वो क्षेत्र खुल गया, जो बंद था वो क्षेत्र खुल गया, उसके रास्ते खुल गए बहुत सारे। और जो लोग वहाँ के किसान साग सब्जी या दूसरे अपने वस्तुओं को बेचने के लिए पास पड़ोस के हाट में जाते थे, वो दूर के हाट में जाने लगे, क्योंकि वहाँ उनको कीमत अच्छी मिलती थी। तो सड़कों का विस्तार एक बहुत बड़ा काम हुआ उस समय में, चल रहा है वो योजना, क्योंकि अच्छी योजना थी। फिर उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कौन लोग रहते हैं? किसान रहते हैं, और किसानी के ऊपर ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था एक तरह से आज भी आधारित है। अब किसान क्रेडिट कार्ड एक छोटी सी बात थी जो मैंने शुरू किया था। आज मैं देखता हूँ जब, तो बहुत खुशी होती है कि हर किसान के पास लगभग एक किसान क्रेडिट कार्ड हो गया। तो उससे किसान को क्या चाहिए? किसान को चाहिए बीज, किसान को चाहिए पैसा खाद वगैरह खरीदने के लिए, किसान को चाहिए पानी। इसलिए हमने एक पैसे की व्यवस्था की, और दूसरा ये था कि किसान के खेत में पानी पहुंचे। हर सरकार ने ये कहा है हर खेत को पानी, लेकिन क्या हमने हर खेत को पानी पहुंचाए? इसलिए हमने सुझाव दिया था 2014 के पहले कि जैसे हम लोगों ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चलाई, उसी तरह प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चलनी चाहिए, जिसका ये होगा उद्देश्य कि हर खेत को हम पानी पहुंचाएंगे। और मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे कहना चाहता हूं विजय जी कि मैंने उन गांवों को देखा अपने क्षेत्र में जहां पर कि एक के बदले वो 2 या 3 फसल उगाते हैं। रबी की फसल भी लेने लगे क्योंकि उनको मिल गया सिंचाई, पानी मिल गया। तो अर्थव्यवस्था में कितना सुधार हो गया। तो ये करना बहुत ज़रूरी है। किसानों की जो आवश्यकताएं हैं उसको करना, उस तरफ कुछ ध्यान है, लेकिन उतना ध्यान जितना होना चाहिए उतना नहीं है। असमानता जो है वो एक बहुत बड़ा प्रश्न है,
और आज आप जानते हैं कि एक या दो ऐसे घराने हैं, औद्योगिक घराने सब हैं, कुछ जिनके बारे में बराबर चर्चा होती रहती है कि ये इतना आगे बढ़ गए, इतने अमीर हो गए, ऐसा हो गया, वैसे हो गया, कोविड काल में भी। तो लोगों को खराब लगता है, अच्छा नहीं लगता है ये बात कि हम तो तकलीफ में हैं और कोई बहुत तेजी से आगे बढ़ता चला जा रहा है। उसको भी देखना सरकार का काम है। सर, आपने किसानों का जिक्र किया। अभी पिछला एक साल हमने कोविड के अलावा किसानों के नाम पर ही बिताया है। किसान जो है दिल्ली में और देश भर में आंदोलन में बैठे रहे एक साल। सरकार ने कृषि कानून बनाए और कहा कि ये किसानों के फ़ायदे की चीज़ है, मंडी को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर वो आप समझते हैं। फिर उन कानूनों को एक साल बाद चुनावों से पहले मुझे लगता है वो किसानों की बजाय चुनावी दबाव की वजह से वापस ले लिए गए। उसके बाद अभी सुप्रीम कोर्ट में जो कमेटी थी उसको एक तरह से जारी हुई अनऑफिशियल तरीके से, जिसमें कहा गया कि वो ज़्यादातर किसान संगठन उसके समर्थन में थे। आंदोलन वाले नहीं होंगे, बाकी लोग थे। क्या आप देख रहे हैं कि सरकार ने कब सही फैसला किया था, किसान कानून बनाते वक्त या वापस लेते वक्त? देखिए, कभी कभी फैसले बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उन फैसलों को लेने का तरीका गलत होता है। मैं मानता हूं कि सरकार ने जो फैसला किया उसमें कुछ हो सकता है अच्छे अंश हों, लेकिन तरीका जो था वो बिल्कुल गलत था। आप हमारी जो संसदीय प्रणाली है उसको जानते हैं। ये 3 कानून, पहले तो ये था कि भाई राज्य सरकार को बनाना चाहिए कि केंद्र सरकार को बनाना चाहिए। अगर केंद्र सरकार बना रही है तो राज्यों से विचार विमर्श करना चाहिए। जो हमारे पार्लियामेंट का प्रोसीजर है उसको पूरा फॉलो करना चाहिए। ये 3 कृषि कानून जो इतने महत्वपूर्ण थे, सबसे पहले उनको अध्यादेश के रूप में लाया गया, याद होगा आपको। अध्यादेश के बाद उसको जबरदस्ती पास कराया गया पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट का सिस्टम ये है कि भाई महत्वपूर्ण कानून है तो उनको संसदीय समिति के पास भेजो या एक विशेष संसदीय समिति बनाओ जो उस पर विचार करेगी। तो कृषि की जो संबंधित संसदीय समिति है उसके पास क्यों नहीं भेजा गया इसको? उसके पास भेजा जाता तो और वाइडर कंसल्टेशन होता और जिन लोगों को एतराज़ था उनके एतराज़ को सुना जाता और उसके बाद उस समिति की सिफारिश आती जिसमें इन सब बातों का जिक्र होता और सरकार को एक मौका मिलता कि वो अपने बिल में सुधार करे। ये कोई भी सरकार अगर समझ ले कि सारी जो विद्वता है उन्हीं के पास है और दुनिया में और कोई कुछ नहीं जानता है, तो पहली भारी भूल करती है। इसमें इस तरह का कुछ नहीं हुआ। पहले ऑर्डिनेंस आया, उसके बाद पार्लियामेंट में ज़बरदस्ती पास कराया गया, लोगों तक ठीक बात पहुंची ही नहीं, फिर आंदोलन हो गया तो उसको वापस ले लिया। तो वापस लेने को आप ठीक मानते हैं? नहीं, उस समय तो परिस्थिति ऐसी थी कि वापस लेना ही था उनको, कोई दूसरा उपाय नहीं था। नहीं, मतलब उससे मैं दूसरा पूछ रहा हूँ कि पॉलिटिकल नहीं, उसका क्या जो फायदा होना चाहिए था वो अब नहीं होगा? हाँ, नहीं होगा। और तो मुझे लगता है कि एक समय आया है, हमारे सामने परिस्थिति आई है जब सरकार को कंसल्टेटिव प्रोसेस जिसको कहते हैं, परामर्श करते हुए किसानों के साथ दोबारा एक संशोधनों के साथ किसानों के हक में वो कानून लाना चाहिए जिसमें राज्य सरकारों से भी कंसल्टेशन हो, किसान संगठनों से भी हो, पार्लियामेंट की कमेटी के पास जाए, ये सब करके उसके जो अच्छे अंश हैं उसको लाना चाहिए। सर, महंगाई की बात फिर कर रहा हूँ क्योंकि गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी जो है वो महंगाई को लेकर आज बहुत परेशान है। जैसे पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रही हैं, सामान का कीमत बढ़ रही है, तो क्या इसको फिर से मैं आर्थिक उदारीकरण के रास्ते से जोड़ूं? और जो क्रेडिट आर्थिक उदारीकरण की नीति का यशवंत सिन्हा साहब को मिलता है तो उसका दोष भी यशवंत सिन्हा जी पर जोड़ूं या आज के वित्त मंत्री पर? देखिए, आर्थिक उदारीकरण का कोई लेना देना नहीं है पेट्रोलियम प्राइसेस के साथ, टोटल महंगाई से। क्योंकि आपने टोटल महंगाई के मूल में क्या है जी, आपने अभी जिक्र किया किसानों का और कोविड का। कोविड काल में अगर इस देश की अर्थव्यवस्था का कोई स्तंभ रहा तो वो किसान रहे। ठीक है, वो अपने खेतों में काम करते रहे। वो सबसे ज्यादा फसल उत्पादन भी हमारा हुआ, उसका असर उस पर कुछ हुआ नहीं कोविड का। तो इसीलिए कीमतों में के ऊपर उसका असर पड़ा। इंडस्ट्री में एक बड़ी भारी चीज हुई है जिसको अक्सर हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि वो दृश्य आपको याद होंगे कि हमारे जो कामगार हैं वो लौट रहे हैं बम्बई से, कहाँ से, बिहार, यूपी, बंगाल जी, ठीक है ना। तो वहाँ जो गिरावट आई प्रोडक्शन में, उसका फायदा किसको पहुँचा? बड़े उद्योगपतियों को।
और आज की स्थिति यह है कि एमएसएमई सेक्टर जिसको कहते हैं, छोटे मझौले, उनकी क्या दुर्दशा है उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही है। और हम वो तो बहुत खराब स्थिति में हो गए, बंद होने वाले जैसे हो रहे बहुत सारे। और उनका जो मार्केट था वो बड़े उद्योगों ने कैप्चर कर लिया है। एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमारी अर्थव्यवस्था में ये हो गया है, जो कि जिसके बारे में चर्चा ही नहीं हो रही है। तो दोबारा एमएसएमई को लाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की रीढ़ की हड्डी है एमएसएमई सेक्टर। क्या उसके बारे में कोई पॉलिसी है? कुछ नहीं हो रहा। तो इसलिए अर्थव्यवस्था में कुछ बड़े परिवर्तन हुए हैं कोविड के चलते, और उनको ध्यान में रखते हुए हमें अपनी पॉलिसी बनानी पड़ेगी, जिसमें महंगाई भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। और महंगाई को कम करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अभी तत्काल जो है वो ये है कि आप डीजल की कीमत बढ़ाइएगा। पेट्रोल की बात एक मिनट के लिए छोड़ भी देते हैं जी। डीजल भी, डीजल, क्योंकि सारा ट्रांसपोर्ट हमारा डीजल बेस्ड है, तो ट्रांसपोर्ट की कीमत जाएगी, बढ़ेगी। एग्रो इकोनॉमी डीजल पर हाँ, एक तरह से बेस्ड। तो उसका मतलब होगा कि सब चीज़ों की कीमत भागेगी। हम लोग जब सरकार में थे तो डीजल की कीमत बढ़ाने में बहुत संकोच करते थे, क्योंकि हम जानते थे कि इसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा प्राइसेस के ऊपर। तो सरकार धड़ल्ले से बढ़ाई जा रही है डीजल की कीमतें। नहीं, लेकिन सरकार अब तो कह रही है ना कि जो कंपनियां हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी। नहीं, कोई जिम्मेदारी उनके ऊपर नहीं है। तो चुनाव आता है तो कंपनियां चुप हो जाती हैं, नहीं बढ़ाती हैं। इससे घटिया आर्गुमेंट दूसरा कुछ हो नहीं सकता है। मैं ये कह रहा हूं कि केवल आपने बढ़ा दिया, एक आंकड़ा आपको दे रहा हूं, अखबारों में छपता रहता है कि अगर मान लीजिए कि डीजल, पेट्रोल वगैरह, एलपीजी वगैरह से टैक्स में हमको 1.5 लाख करोड़ रुपया मिल रहा है साल में आता था, तो वो 4 लाख करोड़ रुपया ज़्यादा चला गया। क्यों? कैसे चला गया? क्या खपत इतनी बढ़ गई? नहीं, सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया। तो जिस तरह से पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं और डीजल भी बहुत महंगा हो गया, डीजल से हमारी एग्रो इकोनॉमी पर असर पड़ता है, और पूरा जैसा आप भी जिक्र करते हैं कि मल्टीप्लायर इफेक्ट है। तो कैसे इसको रोका जा सकता है? क्योंकि सरकार का एक एक्सक्यूज़ कह सकता हूं मैं कि वो ये है कि अब ये सारा पेट्रोल कंपनियों पर उसका फैसला करने का अधिकार है। तो ये बिल्कुल घटिया आर्गूमेंट है कि पेट्रोलियम कंपनीज तय करती हैं। हम ही ने किया था ये रिफॉर्म कि पेट्रोलियम कंपनीज अपना तय करेंगी कीमतें, लेकिन उसका ये मतलब नहीं था कि जब चुनाव होंगे तो पेट्रोलियम कंपनी खामोश बैठ जाएंगी और चुनाव के बाद बढ़ाना शुरू कर देंगी, क्योंकि सरकार का नियंत्रण है, सरकार रोकवाती है। दूसरी बात कि सरकार को प्रॉफिटियरिंग नहीं करना चाहिए, मुनाफा नहीं कमाना चाहिए पेट्रोलियम टैक्सेशन से। ये बहुत बड़ी बात है आज के दिन, जो जनता के ध्यान में नहीं है। बहुत लोग समझते हैं कि यूक्रेन का युद्ध हो गया, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ गई, तो इसलिए सरकार बेचारी क्या करे, हाँ उसको तो बढ़ाना ही पड़ेगा। गलत है। इसलिए गलत है कि इस सरकार ने टैक्स को इतना बढ़ा दिया कि आंकड़ा अगर मैं आपको दूं कि लगभग अगर 1.5 लाख, 1.25 लाख करोड़ पेट्रोलियम पदार्थों से सरकार को टैक्स मिलता था पहले, तो आज वो 4 लाख करोड़ पार हो गया। वो किसकी जेब से आ रहा है? आपके हमारे जेब से आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया पेट्रोलियम कीमतों के ऊपर। और सरकार का एक दूसरा जो उसकी नीति का पहलू है कि मुफ्त में भोजन दे रही है। उसका भी कोई आंकड़ा आता है कि 2 लाख करोड़ से ज़्यादा पिछले वर्षों में हमने बांटा है। तो वो एक जेब से निकाल रही है और दूसरी जेब में डाल रही है उसको। यही कर रही है वो जनता के साथ कि पेट्रोल की और डीजल की और गैस की कीमत हम बढ़ा रहे हैं। और पॉपुलिज्म की वो है ना, बिल्कुल है। लेकिन मैं आपको, गांधी जी इस देश में कह के गए हैं कि सदाव्रत नहीं चाहिए, और मुझे इसमें एक बहुत नैतिक एतराज़ है कि आप लोगों को काम दो यार, काम देके उनसे आप उनको उसका जो भी योग्य बनाएं, ताकतवर बनाएं, योग्य बनाएं, दुनिया भर का काम करवाएं समाज के हित में।
और उनको उसके बदले जो भी उनकी मजदूरी है वो दें और उस मजदूरी के आधार पर जीवन जिए। ये थोड़ी कि हमने आपको मुफ्त में दे दिया तो आप बैठे हुए हैं। मनरेगा भी चल रहा है और ये भी चल रहा है, क्या मतलब है इसका? लेकिन लोगों ने तो कहा कि सर कोविड में केवल इसी वजह से सरवाइव कर गया हिंदुस्तान का 60% आबादी, 70% आबादी, कि भाई सरकार ने मुफ्त भोजन राशन की व्यवस्था तो कोविड तो खत्म हो गया, कोविड के बाद आप भी इसको चल रहा है। मतलब मैंने moral- उसमें morality के तेल आधार भी पर कोविड देखें, में था। पॉलिसी के आधार पर भी देखें तो आप फ्री बीज के खिलाफ हैं, आप ऐसा समझते हैं? मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ, क्योंकि ये जो एक देश के लिए मजदूरी करना, देश के लिए काम करना, आप काम कर रहे हैं ना, आपके जितने सहयोगी हैं सब काम कर रहे हैं। ये तो किसी ने नहीं कहा कि भाई हमको मुफ्त में भोजन दो, हमको मुफ्त में, आज क्या है, मकान मुफ्त में है, बिजली मुफ्त में है, पानी मुफ्त में है, खाना मुफ्त में है। सभी सरकारें भी कर रही हैं सर, सभी इसमें एक सरकारें कर political रही पार्टी की बात नहीं नहीं है तो गलत है ना। जी। सब मिलके गलती कर रहे हैं कि सब कुछ मुफ्त में दो, तो उसका दो होगा कि एक और राज्य है जहाँ पर कि मुफ्त में टीवी भी दे देते हैं, है ना, मुफ्त में गैस का चूल्हा दे देते हैं, मैस अब मुफ्त तो में। मोबाइल दे रहे हैं हम सब, हाँ, लोग तो दे अब रहे फिर कपड़ा लत्ता मोबाइल वो रुकेगा कहाँ जाके? और मुझे कोई एतराज़ नहीं, अगर देश हमारा संपन्न होता तो आप कीजिए इसको, हेल्थ में कीजिए, एजुकेशन में कीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन बिना काम कराए, काम लिए हुए अगर आप लोगों को ये सारी सुविधाएं पहुंचा रहे हैं तो ये गलत है अपने आप में, क्योंकि फिर काम करने की प्रवृत्ति ही खत्म हो जाएगी। सर, यदि हिंदुस्तान की राजनीति के हिस्से पर आए, अभी मौजूदा राजनीति जो चल रही है उसमें अब एक माहौल बनने लगा, ये तो जाहिर है, अभी 2 चुनावों को हम देख लें, 2014 के 2019 के लोकसभा चुनाव में, कि प्रधानमंत्री की और भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता और हिस्सेदारी बढ़ी है, पहली बार। फिर अभी जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने चारों राज्यों में जहाँ पर उसकी सरकार थी उसको दोहराया, तो वो सरकार और पार्टी मजबूत है, आज की तारीख का फैक्ट है। लेकिन लगातार ये चर्चा हो रही है कि भाई प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में खड़ा होना चाहिए। क्या आपको लग रहा है, या केवल ये ऐसी लफाजी चल रही है कि ठीक है अब आप मेरे साथ चाय पीने आ गए तो हम बोल देते हैं मोदी जी के खिलाफ कुछ? नहीं, भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत हुई है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, बहुत जगह केंद्र में भी है, वो ऐसी नीतियों पर चल रही है जो जनता को तत्काल पसंद है। दूरगामी उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है कोई देख नहीं रहा है, तो जनता को पसंद है तो जनता वोट देती है। दूसरी बात जो है वो ये है कि शुरू से भारतीय जनता पार्टी एक बहुत संगठित ऑर्गेनाइज पार्टी रही है और उसका ऑर्गेनाइजेशन बूथ लेवल तक जाता है। मैं उस पार्टी में रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि बूथ लेवल तक जाता है, और कोई पार्टी नहीं है हमारे यहाँ, कुछ 1-2 रीजनल पार्टीज को छोड़कर, जो बूथ लेवल तक उसके कार्यकर्ता मौजूद हैं और वहाँ पर वोट का दिन जब आएगा तो लोगों से कनेक्टेड हैं, उनको आप उनसे वोट दिलवाएंगे। ये क्षमता केवल भारतीय जनता पार्टी में है, तो उसका लाभ उनको मिल रहा है। एक तरफ हिंदुत्व, एक तरफ छद्म कह लीजिए उसको, देशभक्ति, दूसरी तरफ वेलफेयरिज्म, ये सब मिला के इतना डेडली एक कॉम्बिनेशन है और उसको सपोर्ट कर रहा है एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए आज के दिन मुझे कहने में कोई एतराज़ नहीं है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में ये क्षमता नहीं है कि देश के पैमाने पर वो मुकाबला कर सके भारतीय जनता पार्टी का। राष्ट्रीय स्तर पर जो पार्टी हमारी है विपक्ष में, कांग्रेस, जो सबसे ज़्यादा एमपीज भी अभी हैं, भले ही सबसे कम हैं, मतलब 55 हैं, लेकिन वो सबसे बड़ी पार्टी है। क्या आपको लगता है कि उनकी मौजूदा लीडरशिप या कांग्रेस एक अम्ब्रेला के तौर पर खड़ी हो सकती है? देखिए, होना चाहिए, क्योंकि आपने ठीक ही कहा कि कांग्रेस ही एक बड़ी नेशनल पार्टी है। लेकिन अभी हाल में क्या हुआ, एक वोट उनने खराब कर दिया, उनके एक सदस्य ने असम में, और वो दोनों सीट भारतीय जनता पार्टी जीत गई, हुआ ना। तो वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं अपने लोगों को। कहीं ग्रुप ऑफ 23 की बात हो रही है, कहीं कुछ बात हो रही है, ऐसा लगता है कि सब कुछ छितरा गया। और जो आज का नेतृत्व है कांग्रेस में, ये दुर्भाग्य है देश का भी कि वो संभाल नहीं पा रहा है इन चीज़ों को, और वो संभालेगा नहीं तो धीरे धीरे करके सचमुच में देश कांग्रेस मुक्त हो जाएगा। आपको लगता है कि लीडरशिप में चेंज की जरूरत है वहाँ पे गांधी परिवार? वो कांग्रेस पार्टी को तय करना चाहिए। मैं इस बात के पक्ष में नहीं हूँ कि परंपरागत 2 जनरेशन, 3 जनरेशन, 4 जनरेशन, 5 जनरेशन तक एक ही परिवार नेतृत्व करता रहे। हमको लगता है कि उस परिवार का ये कर्तव्य बनता है,
आज के दिन राजधर्म बनता है कि वो कहें हम अलग हो गए, हम एक साधारण सदस्य रहेंगे, अब आप लोग संभालो। फिर देखिए कांग्रेस पार्टी के लोग कैसे संभालते हैं। सर, कांग्रेस के अलावा जो नाम चर्चा में होते हैं आजकल, तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी हैं, उनका नाम चर्चा में रहता है कि वो एक लीड कर सकती हैं। शरद पवार जी का नाम तो मैं जब से मैंने जर्नलिज्म शुरू किया तब से उनको याद करता हूं कि वो एक उम्मीदवार हमेशा रहते हैं। केजरीवाल साहब भी अभी जब दिल्ली से पंजाब भी जीत गए तो वो उनकी चर्चा होती है, या साउथ में कोई ऐसा नहीं। आपको लगता है कि ममता बनर्जी की लीडरशिप में ये एक यूनिफिकेशन हो सकता है, गठबंधन हो सकता है? विजय जी, ये तात्कालिक प्रश्न उठते हैं। जैसे आपने खुद ही कहा कि आम आदमी पार्टी जीत गई पंजाब, तो हमें लगा भाई केजरीवाल। उसी तरह ममता जी जीत गई जब बंगाल में, तो उनका आ गया कि भाई यही कर सकती हैं। कभी शरद पवार जी का नाम आता है, कभी और किसी का नाम आता है। मुझे लगता है कि विपक्षी दलों को नामों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जहां हम नाम के चक्कर में पड़े, आप बर्बाद हुए। कार्यक्रम क्या है आपका? सबसे बड़ी बात यह है कि देश की जनता को आप क्या कह रहे हैं। अब 75 और 89 की तरफ लौटना चाहते हैं? मैं किसी पूर्व उदाहरण पर नहीं जाना चाहता हूँ। ये देश जो है आज एक नए एक्सपेरिमेंट की तलाश में है। और मैंने ये कहा है, एक अभी हाल में हमने लेख लिखा जिसमें हमने ये कहा कि हमें इस तरह का कमिटेड लीडरशिप चाहिए जो कहे हमको कुछ नहीं चाहिए। आप देश की जनता के सामने जाओ और कहो कि हमको प्रधानमंत्री बना दो, तो कोई मानेगा आपकी बात? कहेगा कि भाई आज का प्रधानमंत्री जो है वो क्या बुरा है, तुमको क्यों बनाए? ठीक है ना। तो इसलिए एक ग्रुप ऐसा पैदा हो जो कहे हमको कुछ नहीं चाहिए, हम ना मंत्री बनेंगे, ना मुख्यमंत्री बनेंगे, ना प्रधानमंत्री बनेंगे, कुछ नहीं बनेंगे, पार्टी में भी हमको पद नहीं चाहिए। लेकिन हम जो वर्तमान व्यवस्था है, जो मैं मानता हूँ जन विरोधी है, उसको हम बदलेंगे। और ये मेरा प्लान है, उसको बदलने का खाका ये है। ये करना चाहिए किसी को। तो आपको लग रहा है कि हमें मतलब मौजूदा जो राजनेता है या राजनीति है, विपक्ष की राजनीति, उसको जेपी की ज़रूरत है या वीपी सिंह की ज़रूरत है, या फिर इन सबको मिलाने के लिए हरकिशन सिंह सुरजीत की ज़रूरत है? देखिए, हमको जाहिर है कि हम आप पूर्व उदाहरण पर जाएंगे, जेपी की बात करेंगे, सुरजीत की बात करेंगे, वीपी सिंह की बात करेंगे। मुझे लगता है कि हमको भूल जाना चाहिए उनको, क्योंकि 77 वाली परिस्थिति नहीं है, 89 वाली परिस्थिति नहीं है। उस समय तो हम लोगों ने, मैं भी बहुत नज़दीक से हर चीज़ में लगा हुआ था। वो परिस्थिति नहीं, आज की परिस्थिति भिन्न है। आज जो ताकत है भारतीय जनता पार्टी की, वो कभी भी हमारे इतिहास में कांग्रेस पार्टी की ताकत नहीं रही। नेहरू हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे कोई भी हो, इतनी ताकतवर कोई भी। राजीव गांधी के वक्त में तो 415 सीट थी और आपने 4 साल में उस सरकार को उखाड़ फेंका था ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, अभी तो 303 है, तो आप उससे कमजोर सरकार से ही मुकाबला कर रहे हैं। राजीव गांधी की सरकार तो 415 पर थी। यही तो मैं कह रहा हूं कि हमें समझना पड़ेगा, जो लोग परिवर्तन के पक्ष में हैं, कि आज की पहले की तुलना में आज परिवर्तन लाना कहीं ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि आप, जैसा मैंने आपसे पहले कहा, कि कुछ डेडली कॉम्बिनेशन है जिस पर आज की सरकार चल रही हो, देश हित में हो या ना हो, लेकिन लोगों को पसंद आ रही है वो बात। तो इसलिए आप एक ऑल्टरनेटिव नैरेटिव लेकर आइए। सर, आप ये बार बार कह रहे हैं कि जनता वो जनहित की है कि नहीं है, लेकिन जनता को बहुत पसंद आ रही है। इसका मतलब आप वोटर के मैंडेट को चैलेंज कर रहे हैं? नहीं, वोटर के मैंडेट को नहीं चैलेंज कर रहे हैं। हम चैलेंज इस बात को कर रहे हैं कि वोटर तक आज खबर पहुंच ही नहीं रही। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है? कम्युनिकेशन प्रॉब्लम नहीं है, कम्युनिकेशन कंट्रोल्ड है, सारा कुछ कंट्रोल्ड है। इसलिए जनता के बीच बात कैसे पहुंचेगी? आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। मैं देखता हूं टीवी चैनल्स को कभी कभी, तो वो जाते हैं पेट्रोल स्टेशन पर, जो स्कूटर पर आया है, मोटरसाइकिल पर आया है, कि भैया आप क्या समझते हैं? लोग कहते हैं कि बिल्कुल ठीक कर रही है सरकार, उसको 100 रुपया क्या 200 रुपया हो जाए पेट्रोल डीजल की कीमत, तब भी हमको पसंद है। क्यों? क्योंकि पहुंच ही नहीं रही है बात, उसको पता ही नहीं है। उसको लग रहा है कि नहीं नहीं, इसका कारण खाली सरकारी टैक्सेशन नहीं है, यूक्रेन का युद्ध है। तो सरकार की बात पहुंच रही है। ये तो सरकार के खिलाफ जो लोग खड़े हुए हैं उनकी भी तो कमजोरी है। बिल्कुल कमजोरी है,
बिल्कुल कमजोरी और है। सत्ता परिवर्तन जब भी हुआ है तब तो जो सरकार में बैठे थे वो मजबूत थे। इमरजेंसी में भी इंदिरा गांधी मजबूत थी, वीपी सिंह के वक्त भी राजीव गांधी मजबूत थे। तो जो भी सरकार में होता है वो मजबूत होता है। तो ये एक्सक्यूज तो नहीं चल सकता ना कि मजबूत सरकार है इसलिए हम नहीं लड़ पा रहे। दो परिवर्तन हुए हैं। एक तो जो मुझे लगता है कि जमीन में रगड़ा खा के और आपको जो राजनीति करनी चाहिए वो नहीं हो रहा। ग्रास रूट्स राजनीति नहीं हो रही है। ट्विटर की राजनीति हो रही है, एयर कंडीशन कमरे में बैठ कर राजनीति हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जमीन पर कोई रगड़ा नहीं खा रहा है। वीपी सिंह की बात आपने की, मैं तो बहुत एक्टिव था उस समय के नेता लोग क्या मेहनत करते थे, वो लोग क्या परिश्रम करते थे। आज कोई कर रहा है? आज जनता के बीच में कौन जा रहा है? सब लोग खुश हैं जहां हैं। भाई हमको 10 सीट राज्यसभा की नहीं दे सकते हैं, 1 दे सकते हैं, उसी में बादशाह बने हुए हैं। तो ये परिवर्तन हो गया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर हम सरकार का मुकाबला और बीजेपी का मुकाबला करना चाहते हैं तो हमें नए फॉर्मूले के बारे में सोचना पड़ेगा। न केवल नए नेतृत्व, नए फॉर्मूले के बारे में, नए नैरेटिव के बारे में सोचना पड़ेगा। अपनी बात लेके हम कैसे जाएं? आप तो मुझे मौका दे रहे हैं कि मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी बात कहूं, लेकिन कोई बहुत मुश्किल है आज मीडिया का जो हाल है उसमें अपनी बात लोगों तक पहुंचाना। तो कैसे होगा? हम जाएंगे, 100, 200, 500 लोग जहां मिलेंगे उनसे अपनी बात कहेंगे। कौन कर रहा है आज? कोई कर रहा है? आज तो नेतागिरी ऐसी हो गई, लोग समझते हैं कि जनता खुद चल के मेरे पास आएगी, मेरे घर के बाहर खड़ी रहेगी सुबह और मैं उठ के उसको भाषण दे दूंगा। ऐसा होता है क्या? तो मौजूदा स्थिति में आपको लग रहा है कि मोदी अजय हैं? मुझे लगता है कि आज की परिस्थिति को ध्यान में, परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, अचानक बदल जाती हैं। कोई ऐसा फैक्टर आ जाता है जिससे अचानक बदल जाती हैं और उसको मैं रूल आउट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना? कि आज हम जो उसको बड़ी ताकत मान रहे हैं बीजेपी की, कोई अंधेरे बंद कमरे में रोशनदान दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, अचानक वाली बात मैं कर रहा हूँ। अब मैं एक बात आपसे कहता हूँ उदाहरण के तौर पर, रफाल का सौदा हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने हम लोगों की अर्जी को अस्वीकार कर दिया, लेकिन फ्रांस में उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ठीक है? उस इन्वेस्टिगेशन का मान लीजिए कोई नतीजा आ जाए जो सरकार के खिलाफ जाएगा तो क्या होगा? लोगों का मन बदलेगा ना। उसी तरह कई ऐसी चीजें हैं जो एक्सीडेंट के ऊपर डिपेंड करती हैं। राजनीति में भी सब कुछ आप सर, लेकिन पॉलिटिकल करप्शन को तो आपने सबसे ज़्यादा करीब से देखा है कि जिस पॉलिटिकल करप्शन के नाम पर आपने बोफोर्स के नाम पर सरकार बना ली वीपी सिंह की, उसमें राजीव गांधी तो अपराधी साबित नहीं हुए। नहीं, साबित नहीं हुए। तो इसलिए पॉलिटिकल करप्शन की चर्चाएं तो हमारे यहाँ चलती रहती है। हमारे यहाँ चलती है, लेकिन जो शीर्ष पर बैठा व्यक्ति है उसके ऊपर अगर कोई दाग लगे तो वो जनता स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तो दफ्तर में बैठा बाबू पैसा ले ले तो वो लोग कहेंगे अच्छा ठीक है ये तो चलता है। उससे वो नहीं उम्मीद करते हैं कि वो करप्ट होगा। और करप्शन एक रियलिटी है जो सच्चाई है आम जीवन की, लेकिन कभी कभी वही करप्शन जो है वो बड़ा भारी चुनावी मुद्दा बन जाता है। 77 में भी था, 89 में भी था। ठीक है, और 2000 मतलब 14 में भी वही था। करप्शन ही सबसे बड़ा मुद्दा बना। तो इसलिए वो एक जो है वो एक, मैं एक्सीडेंट की बात कर रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो जाए और अगर नहीं होता है तो ये नहीं कि भाई ये वो सब मिल के एक साथ आ गए, उन्होंने मोर्चा बना लिया और मुकाबला कर लिया, नहीं कर पाएंगे। सर, आखिरी सवाल, आपने कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय तक रहे, सब लोग जानते हैं, आप सरकार में मंत्री भी रहे, 2 बार मंत्री रहे। क्या आज आपको लगता है कि गलती हुई पार्टी को छोड़कर? नहीं, वो मैं कभी भी स्वीकार नहीं करूंगा कि मैंने गलती की। इसलिए कि देखिए 14 में सरकार बनी मोदी जी की, वो प्रधानमंत्री बने, मैंने 18 में छोड़ा 4 साल बाद, और उसके पीछे कई कारण थे जिसका खुलासा किया है हमने बार बार मीडिया के सामने। मुझे लगा और आज भी मुझे लगता है कि देश की दिशा ही गलत हो गई है, और इसलिए बिना इस बात की परवाह किए कि हमारे साथ 2 लोग हैं, 1 लोग हैं, मैं अकेले चल रहा हूँ। मैं जब तक वो
दिशा सही नहीं होती है, मैं उसके लिए स्ट्रगल करता रहूँगा। एक अजय नेता के खिलाफ आप लड़ते रहेंगे, अभी के अजय नेता के खिलाफ? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है जी। मैं जब आईएएस में था, आज तो मैं राजनीति में हूँ, छोड़ दीजिए उसकी बात। मैं आईएएस अफसर था ना, अदना सा, मामूली सा, और चीफ मिनिस्टर तो बहुत बड़ी बात होते हैं। आपने खुद कहा, मैंने जिक्र वहीं से शुरू किया था मैं कि शुरू लेकिन अब तो सारी सरकार ब्यूरोक्रेसी से चल रही है, आप उस जमाने की बात कर रहे हैं। आज नहीं, वो सरकार ब्यूरोक्रेसी से चले या जैसे भी चले, मैं ये कह रहा हूँ अपने व्यक्तिगत चरित्र के बारे में कि मैं सामने कितना बड़ा पहाड़ है उसको देखकर उत्साह मेरे अंदर नहीं पैदा होता है। अगर टकराने की मंशा है तो मैं टकराऊंगा, चाहे पत्थर हो, चाहे टीला हो, चाहे पहाड़ हो। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको। बहुत धन्यवाद आपको कि आपने वक्त दिया। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। आपका कल आज से बेहतर हो, इसी उम्मीद के साथ बहुत शुक्रिया।